आप सबके लिए तो खुशामदीद, बट फॉर द ऑर्गेनाइजर्स इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर फॉर अस टू बी ऑन द स्टेज। और देवल साहब, हम लोग तो अक्सर साथ बोल चुके हैं, तिलक गिटाई जी के साथ मुझे मंच पे बैठने का पहला मौका मिला है, तो 2 पद्मश्री जब साथ हों तो फिर क्या कहने, फिर तो जो इनकी क्रियात्मक शक्ति है वो आप खुद ही सोचिए जी। एक बहुत ही मशहूर जाने माने आर्टिस्ट खुद हैं, रेस्टोरेशन भी कर चुके हैं तिलक गिटाई जी, और देवल साहब का तो है ही, लेखक हैं, कवि हैं, अनुवाद करते हैं, सो बहुआयामी हैं। सर, आई थिंक लेट अस गेट स्टार्टेड, ताकि सबसे ज़्यादा हम समय का यूज़ कर सकें। आपने हाल में, आपने आलोक भल्ला जी ने एक पुराने एक आर्टिस्ट को कहीं से खोजा है, उनकी चित्रकारी को वापस आपने प्रकाश में लाते हुए उन पे 4+1 5 किताबें भी छापी हैं, और उनका नाम अला बख्श है। तो मेवाड़ में चित्रकला की बहुत पुरानी परंपरा है, पूरे भारत में है, राजस्थान में भी है, और मेवाड़ की अपनी एक शैली है। और मैं अभी कुछ समय बाद तिलक जी से भी पूछूंगी कि उसके बारे में कुछ बताएं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी देवल सर कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो किताबें यहाँ पे डिस्प्ले में भी हैं, एक्चुअली ये आपको दिखाएंगे भी इनके कुछ चित्रों का, तो इसके बारे में बताएं। नाम मैं ज़रूर बता देती हूँ कि 1688 से लेकर 1690, जो 80 से लेकर 98, हाँ मैंने डेट उल्टी सीधी कर दी, अब ये सही कर देंगे। लेकिन उस दौरान अला बख्श नामक पेंटर ने, चित्रकार, उन्होंने अपने आप को कहा है चित्रकार, उन्होंने 4000 से ज़्यादा मिनिएचर्स, लघु चित्र बनाए थे जो महाभारत की थीम पर हैं। महाभारत की थीम पर, क्योंकि मैं यहाँ जयपुर में रहती हूँ और सिटी पैलेस से ताल्लुक़ रहा है, सिटी पैलेस जयपुर की डायरेक्टर, तो हमारे पास भी महाभारत पे चित्र हैं, लेकिन इतने ज़्यादा तादाद में चित्र उस समय के बने हुए। तो सर, अब आप बताइए हमें, एक तो ये कहाँ से आपको मिले जी। और नमस्कार आप सब लोगों को, शुक्रिया का आप सब लोग आए हैं और ये जानने के लिए कि राजस्थान जिस चीज़ पर गर्व कर सकता है। देखिए, ये राजस्थान की अस्मिता है। ये काम ऐसा काम है जिससे अंजाम कोई आर्टिस्ट को या जो संपादक हैं या हम लोगों का नहीं है। ये क्रेडिट गोज़ टू राजस्थान। ये हम लोगों को गर्व करना चाहिए कि ये हमारी अस्मिता है। पूरे संसार में कहीं पर भी एक विषय पर लगभग 5,600 4,500 से अधिक पेंटिंग्स संसार में कहीं नहीं है एक विषय पर, जो कि हम राजस्थान में, और राजस्थान में भी एक स्कूल में जो कि मेवाड़ी स्कूल है मिनिएचर पेंटिंग का। वैसे तो राजस्थान में आप कल्पना नहीं कर सकते, देवगढ़ का अलग स्कूल है, बूंदी का अलग स्कूल है, जोधपुर का अलग स्कूल है। आप जब तक जल ग्रहण कर रहे हैं तो इतने सारे, बघेरा का स्कूल है, तो इतने सारे स्कूल, बीकानेर का स्कूल है, आपके जोधपुर का स्कूल है। तो ये सब कुछ होने के बाद आप ये देखेंगे कि पूरे संसार में मिनिएचर पेंटिंग की जो श्रृंखला है और उसकी जो परंपरा है, वो परंपरा सिवाय राजस्थान के इतनी न तो पहाड़ों में फैली, न और कहीं पर भी, चाहे भली बाबर के पैट्रोनेज में ये लोग आ गए थे, और न अकबर ने रज़मनामा और रामायण करवाई थी अपनी रानी मंगा जो धाई थी उसके लिए। उस समय में एक उस्ताद नासरदी नाम का मेवाड़ चला गया, महाराणा प्रताप के उसमें उनकी छत्र छाया में, और उसने भी वहाँ से काम चालू किया। उसके बाद एक बहुत लंबी सिलसिला है, लंबी परंपरा है। तो मित्रों, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इतना बड़ा
कहीं पर भी इतना बड़ा कलेक्शन संसार में कहीं नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये तो नहीं कहता कि भारत विश्व गुरु रहा है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ा अजीब स्टेटमेंट होता है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी सभ्यताएं हैं, इतनी सारी सिविलाइजेशंस हैं, यवन की परंपरा है, रोमन की परंपरा है, उनमें से कोई परंपरा ने, किसी भी सिविलाइजेशन ने महाभारत जैसा ग्रंथ संसार को नहीं दिया। ये ग्रंथों का ग्रंथ है। इसमें यहाँ का तो इसका जो लेखक है वो भी एक कंट्रोवर्सी है। व्यास जी एक पीठ का नाम है, लगातार 110 ईयर्स तक वो चलती रही। पहले इसका नाम विजय काव्य था जब 25,000 श्लोक थे, फिर ये भारत काव्य हुआ जब 50,000 श्लोक हुए, फिर अल्टीमेटली 1 लाख होकर करके ये महाभारत बन गया। और उसमें वो व्यास जी एक बड़ी विनम्र एक वो घोषणा करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्षेत्र में, चारों क्षेत्र में जो कुछ मेरी किताब में है वो तो तुम्हें और कहीं मिल जाएगा, जो इस मेरी किताब में नहीं है वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो एक ऐसी किताब, मुझे भारत का ये गौरव कि कविता मेरे यहाँ जन्मी सबसे पहले, वाल्मीकि पहला कवि है, आदि कवि है पूरे संसार का। तो जहाँ कविता जन्म रही हो, जहाँ कला का ये सिलसिला जारी हो रहा हो, या महाभारत लिखी जा रही हो, तो आप कल्पना करिए कि हमारा भारत क्या था। तो चंद्र प्रकाश जी, महाभारत के बारे में तो जानते ही हैं लोग, लेकिन इस महाभारत में कुछ विशेषता है। आप उस पे आइए कि क्यों ज़रूरत पड़ी कि फिर से एक और महाभारत के बारे में हमें चर्चा करने की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, ये मैं बताऊंगा, वो अभी बता रही हैं, उससे स्लाइड्स भी दिखा रही है। हाँ, तो असल में क्या है कि महाभारत के कई इंटरप्रिटेशंस हैं। महाभारत हमें ये बताती धर्म क्या है, महाभारत बताती अधर्म क्या है, महाभारत बताती आपद धर्म क्या है, महाभारत बताती है नीति क्या है, युद्ध क्या है, युद्ध के निर्णय क्या है। अद्भुत, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कोई कल्पना कर सकता है कि जिसका टाइटल ही युद्ध पर हो, भारत का मतलब युद्ध होता है, तो जो महाभारत है, जो जिसका टाइटल ही ये है, लेकिन वो किताब एंटी वॉर है। ये किताब युद्ध के बरखिलाफ अब तक के सारी किताबों में से श्रेष्ठ किताब है। वो ये कह रही कि वर्ण संकर होंगे, वो ये कह रही है कि ख़त्म हो जाएंगे, वंश के वंश ख़त्म हो जाएंगे, और वार जो है वो किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी था। फिर जो अल्लाह बख्श जी हैं, उन अल्लाह बख्श जी ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत ज़बरदस्त। उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो आप देख लेंगे तो आप चमत्कृत हो जाएंगे। वो देख ही रहे हैं सर। बस तो वो मैं वो बता रहा था कि वो एक क्लास में वो बताते हैं भैया, वो कुत्ते वाली वो, ये देखिए, इसका आदि पर्व की पहली पेंटिंग शुरू होती है। एक कुत्ते की पेंटिंग है जिसमें देवताओं की जो कुत्तिया है उसका नाम है शर्मा, उसका लड़का है, और इधर जहाँ ये देखिएगा, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये राजा जन्मेजय, धीरे धीरे राजा जन्मेजय जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, सर्प यज्ञ, और ये कुत्ता आता है देखने के लिए। और 3 भाई हैं, इनकी ड्यूटी लगा रखी है कि यज्ञ को कोई ख़राब करे तो ख़राब मत करने देना, मारना उनको। तो उन्होंने मारा इसको छड़ी से, तो ये गया, ये जो कुत्ता है ये अपनी माँ के पास गया, देव शर्मा के पास, और जाके कहा कि मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, न मैंने कुछ भी चीज़ में वहाँ पे मुंह लगाया, कोई अपवित्र नहीं किया, लेकिन मुझे खामखा क्यों मारा गया। अब आप देखिए हिंसा का ये सिलसिला। अब ये हमारे को अल्लाह बख्श जो मैसेज देते हैं वो मैसेज हम नहीं निकाल पाए, और वो जो आज की जो समस्या है, वर्ल्ड की जो समस्या है, सबसे बड़ी इकोसिस्टम के डिस्टर्ब होने की, वो सिस्टम ये लेके आ रहे हैं। ये पहले वाले में आपने देखा कि ये कुत्ता है, और वो कुत्ती आकर करके शाप देती है कि तुमने मेरे इस बच्चे को बिना किसी बात के लिए मारा है, तो एक दिन तुम्हारे पर भी एक ऐसी दुर्घटना होगी कि जिसका तुम इलाज नहीं कर पाओगे। और वही हुआ। मतलब सारे कौरव खत्म हो गए, द्रोण खत्म हो गए, भीष्म खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, पानी देवा नहीं बचा। और इसके अंतिम बस ये देखिए, सिवाय धर्मराज युधिष्ठिर के
ऐसा कोई नहीं है कि जो इस मैसेज को समझा। अल्लाह बख्श ये कहना चाहते हैं कि सह जीवन जो है, सह अस्तित्व जो है, जितने भी प्राणियों को के लिए ये पृथ्वी बनी है, सबके रहने के लिए, ये खाली मनुष्य की इस पर वो दनियाप नहीं है, इनका भी उतना ही अधिकार है। इसलिए ये भी उसी तरह से जीने का अधिकार रखते हैं जितना मनुष्य को है। और अंत में आप देखेंगे युधिष्ठिर इसको समझते हैं और युधिष्ठिर जाके सारे भाई गिर जाएंगे। ये देखिए वो नीचे ये गिर गई है, वो द्रौपदी गिर गई है स्वर्गारोहण पर्व में, लेकिन अंत में कुत्ता जाएगा उनके साथ। और धर्मराज कहते हैं कि इस कुत्ते को पहले आप इसमें लीजिए स्वर्ग में, उसके बाद मैं आऊँगा। तो यह जो सह अस्तित्व है, जो आज सबसे बड़ी समस्या है हमारी, टू सेव दी अर्थ, बहुत बड़ी जो नारा है और बड़ी समस्या है पूरे संसार। ये बना देगा। तो कुल मिलाकर करके इसका ये मतलब है कि एक तो अहिंसा, ये बात भी हमारे को महाभारत नहीं कही, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा, कुत्ते को मारना हिंसा से आपने चालू किया, आपने सर्प यज्ञ से चालू किया, इसलिए उसके जो रिपरकशन हैं, उसके जो निर्णय हैं, उसके जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो यही होने हैं कि वो सबसे ज़्यादा घातक निर्णय होंगे और हमको उनके परिणाम भुगतने होंगे। चंद्रप्रकाश जी, आपने बहुत खूबसूरत शब्दों में व्याख्या तो कर दी इसकी। अब थोड़ा सा अपन चित्रांकन पर भी आ जाते हैं। तो तिलक जी, आपकी तो स्पेशलिटी है, आप खुद आज की तारीख में भी पेंटिंग आप करते हैं, चित्रकारी आप करते हैं। थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताइए कि मेवाड़ की चित्रकला की जो परंपरा है वो क्या रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए, परंपराएं समय समय पर उनमें बदलाव आता है, जुड़ाव आता है। तो महाराणा प्रताप के समय जो चावड़ में आखिरकार जाकर, युद्ध समय तक नहीं पर जब तक उन्होंने अपनी चावड़ में राजधानी बनाई है, तो वहाँ एक परंपरा वहाँ की अपनी बनी है। मेवाड़ के और भी अन्य स्थानों पर देवगढ़ का अलग चला है, सरवर का चला है, लेकिन रंग भी बदलते गए। अभी जो आप रंग देखेंगे, पुनः दोबारा एक बार तिलक जी भी कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे, फिर इन्हीं को दोहराते रहेंगे। तो राज सिंह, महाराणा राज सिंह के बारे में अक्सर लोग ज़्यादा जानते हैं, बनस्पत जय सिंह के बारे में, जिसके काल में ये चित्रकारी हुई है, जिनके काल में अलाबख्श थे। उस समय तक जो एक ज़्यादा शोख रंग हैं, बहुत ही विविड मेवाड़ के, वो थोड़े म्यूट हो जाते हैं। तो अभी आपने जो देखा वो थोड़े से दबे हुए तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक उनकी अलग खूबसूरती है। मैं चाहूँगी तिलक जी, आप पूरा एक हमको बता दीजिए। ये शुरू हो गया। देखिए, मेवाड़ शैली को हम 7 अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं। और ये शुरुआत जो है वो महाराणा खेता सिंह जी से शुरू हुई थी 1364 से 1382 ईस्वी तक। इनके शासन काल के दौरान गोगुंदा, देलवाड़ा और मेवाड़ व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र बन गए थे। मेवाड़ चित्रकला की सबसे पुरानी पांडुलिपि में सुपासना चरित्रम और सुपर सनाधम शामिल है, जिन्हें 1428 ईस्वी में आसपास चित्रित किया गया था। इन पांडुलिपियों में अपभ्रंश चित्रकला शैली निशान प्रदर्शित हुए, जिन्हें उभरी हुई आँखों से पहचाना जा सकता है, जिसे जैन शैली भी कहते हैं। वहाँ से इसकी ये शुरुआत हुई। चरण 2 जो है, मेवाड़ शैली में एक विशिष्ट स्कूल के रूप में 15वीं शताब्दी में के अंत ततक उभरी। पंडित भीमचंद और पंडित रामेश ने गोकुंदा में महाराणा कुंभा 1433-1468 ईस्वी में संरक्षण में पांडुलिपियाँ बनी। तीसरे में मेवाड़ चित्रकला की पॉलिश शैली वास्तविक शुरुआत हुई 1571 में। महाराणा उदय सिंह जी
जन्म 1537, 1572 और महाराणा प्रताप 1572 और 1597 ईस्वी को भी कारीगरों और शिल्पकारों को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है। चावंड पेंटिंग स्कूल की शुरुआत महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह जी प्रथम लगभग 1547-1620 ईस्वी में के संरक्षण में हुई। नसरुद्दीन चित्रकार उस वक़्त में उनका दरबारी कलाकार था। प्रसिद्ध रागमाला लघु चित्रों की श्रृंखला तथा गीत गोविंद उनके टाइम में बनी। चौथा चरण शुरू हुआ 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। सबसे उल्लेखनीय कृतियों में से एक महाराणा जगत सिंह जी की, उनके पुत्र राणा राज सिंह जी और शासन की 1649 से 53 तक कलाकार साबुद्दीन ने, मनोहर जी ने 7 खंडों में वाल्मीकि रामायण का लगभग 450 चित्र बनाए। उदयपुर में राणा राज सिंह जी के पुत्र राणा जय सिंह जी ने 1653-1698 में शुरुआत की गई और बड़े पैमाने पर पांडुलिपियाँ परियोजना 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध तक अल्लाह बख्श नामक कलाकार द्वारा निष्पादित एक महाभारत की, जैसा कि अभी देवल साहब ने बताया। 5वें चरण में अमर सिंह द्वितीय आर 1698-1710 के शासनकाल के दौरान स्टिपल मास्टर ने राजा के साथ मिलकर काम किया। ये स्टिपल मास्टर ये है कि उससे पहले उन पेंटिंग्स में वो फोक स्टाइल की पेंटिंग्स थी, उनमें कहीं भी जिसे हम परताज वर्क कहते हैं, स्टिपलिंग वर्क, डॉट वर्क उसमें नहीं किया गया था। यहाँ से वो पेंटिंग्स में शेडिंग और डॉट वर्क और परताज की शुरुआत हुई, जिसने उनको उत्कृष्टता प्रदान की। कुछ स्लाइड दिखाने वाले थे सर, तो आप चाहें तो दिखा दीजिए अभी, या वो बाद में दिखाना चाहेंगे? क्योंकि हम ज़्यादा इस वक्त फोकस करेंगे, आप दिखाते रहिए। फोकस हम ज़्यादा अल्लाह बख्श जी और उस काल पे करना चाहते हैं। और जैसे आपने देखा मंच पर वो किताबें भी हैं जो नियोगी से पब्लिश हो चुकी हैं। गए साल 2023 में विमोचन हुआ है, IIC में भी हुआ है, काफ़ी भव्य। ये रामायण पे बनी हुई, हाँ ये मैं सर अब, हाँ देखो प्लीज़, जो कि जिनका माइक से बोलना पड़ेगा सर। ये रामायण पे बनी हुई वो चित्र हैं 17वीं शताब्दी के, जो करीब 450 पेंटिंग्स बनी हैं। और ये करीब इनमें से जो है वो 200-250 पेंटिंगें ब्रिटिश म्यूज़ियम में है। और ये बहुत ही अच्छा चित्रांकन किया है, क्योंकि इसमें जो कंपोजिशंस बाद में जो इन्होंने डेवलप किए हैं वो पुरानी जो शैली थी जिसमें महाभारत वगैरह बनी, उनसे कहीं ज़्यादा प्रोफाइल इन्होंने काम किया है। ये इन्हीं के व्यक्ति चित्र हैं जो कि उस वक़्त में जो है मास्टर पेंटर्स ने इनको बनाया उदयपुर में। एक सर इससे पहले चले जाइए आप, फेज़ 3 पे चले जाइए, तो दर्शक अपने आप समझ जाएंगे रंग की जो बात कर रहे हैं। फेज़ 2 या फिर एक बार आप आगे पीछे करिए सर, इससे पहले और इससे भी पहले, और कुछ है 1 पे? नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि निशान के साथ वाला हाथी, जो लाल रंग आपको ज़्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट पे आइए सर, 3 पे। ये उनका एम्बुलम है सब, आप जो 3 पे, सूर्यवंशी थे। एक बार तो 3 हाँ, पे आइए। हाँ जी, यहाँ तक भी आप, हाँ ये इसमें जिस तरह का नीला आ रहा है, अब जब वापस से नहीं देखिए सभी महाभारत जी हाँ, सभी पेंटिंग्स में काफ़ी ब्राइट और बहुत अच्छे कलर जी। यूज़ किए अभी गए हैं। आप इनकी compare आइकनोग्राफी करिए। भी बहुत प्रोफाइल है। इनको अभी आप कंपेयर करिए, जब वापस से आप अल्लाह बख्श के कलम को Yes. देखेंगे कि जो एक, जिनको लोग कई बार जैन स्टाइल भी कहते हैं, जो प्री स्टाइल है, प्री मॉडर्न एक तरह से है। ये अल्लाह बख्श जी के बाद में जो मनोहर ने काम किया, एक्चुअली वो बहुत बेहतरीन काम किया उसने। और जैसा मैं कह रहा था, स्टिपलिंग वाला वर्क उन्होंने किया, वो एक किस्म से बहुत बारीक शेडिंग वर्क होता, परताज जिसे हम बोलते हैं, डॉट फिनिश, वो उन्होंने शुरुआत की, जो कि पहले उनमें नहीं की गई थी। पहले उन्होंने खाली आउटलाइन से ही उनको उभारा था, उसमें कहीं उन्होंने शेडिंग वर्क नहीं दिया था। ये सारे जो हैं उसी तरह से स्टिपलिंग करके उनके फेसेस वगैरह बहुत प्रोफाइल बनाए हुए हैं। जी अब अपन भीम सिंह जी के समय तक नहीं जाते हैं, वापस अब जी आ जाते हैं, पुस्तक पे वापस आ जाते हैं। तो अल्लाह बख्श ने जो बनाया उसको वापस से चला दीजिए प्लीज।
अला बख्श ने जो तकरीबन 4,500 मिनिएचर्स लघु चित्र बनाए हैं महाभारत वाले, जिसमें ये वैसे इसलिए मैंने आपसे कहा कि किताब यहीं पर है नियोगी वाली। आई डोंट नो अवेलेबल कितनी होंगी बाद में, लेकिन आप सब देख सकते हैं। तो उस समय में भट्ट कृष्णदास ने लिपि करी थी, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में नहीं है। तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे सर? मैं बताता हाँ बोलिए। श्रीमान जो बता रहे थे, आपको पूरी की पूरी मेवाड़ स्कूल की जो परंपरा थी उस पर वो रामायण जेपी लॉस्टी की वो भी छप गई है। इससे पहले जो गीत गोविंद है वो कपिला बादशाह जी ने उस पर काम किया। रसिक प्रिया पे बहुत रसिक काम प्रिया हुआ पे है। काम हो गया। वो जावर में पेंट हुई, जावर उदयपुर के पास जावर माइंस में। तो कुल मिला के बहुत समृद्ध परंपरा है। लेकिन हम इस किताब तक कैसे पहुँचे, इसकी भी एक बहुत ही रुचिकर वो मसला है। मैं असल में एक तो राजस्थानी का लेखक हूँ, इसलिए मुझे सर्वाधिक एक राजस्थानी लेखक होने के नाते मुझे सिर्फ कविता लिखने से काम नहीं हो रहा था। तो ये लगा कि जो राजस्थान की जो पूरा साहित्य है, कलाएं हैं, उनको सबको हम लोगों को सामने लाइमलाइट में लाना चाहिए। सन 47 के बाद हमारा दुर्भाग्य देखिए कि देश ने आज़ादी पाई और हमने अपनी ज़बान काट करके खोई। हम आज़ाद आज की तरह वो पॉलिटिकल आज़ादी हो सकती है, लेकिन जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए ज़बान ज़रूरी होती है। मेरे ख्याल से आपके भी वाले स्लाइड चला दें, आप बोलते जाइए। हमने वो खो दी। मैंने जब ये रामायण और एक ए.के. रामानुजम का एक बहुत प्रसिद्ध लेख है, आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो कि देर आर मोर देन 310 रामायणास देयर। तो असल में वो राम कथाएँ हैं, वो रामायण हैं। अगर उनको सारी इनको अगर हम गिने तो वो हज़ारों में जाती है। तो मैंने अपने ये देखने की चेष्टा की कि मेरे यहाँ महाभारत का क्या इम्पैक्ट हुआ है राजस्थानी में। तो मैंने कम से कम 5 किताबें पहले एक किताब मैंने पांडव यशेंदु चंद्रिका की, जिसमें 5000 दोहों में पूरा छंदों में पूरी की पूरी महाभारत है। उसके बाद में मैंने एक कर्ण पर्व नाम की किताब की, ये सब साहित्य अकादमी ने छापा है। और कर्ण पर्व की तो इतनी अद्भुत किताब है वो कि अगर आप देखें उसमें कर्ण नायक है और महाभारत में अर्जुन नायक है। लेकिन वो एक बहुत सुंदर ढंग से, जिसको हम ये कह सकते हैं कि स्थानीयता जिसको हम कहते हैं ना, एक तो बड़ी दीर्घ परंपरा और एक स्मॉल परंपरा, जो छोटी परंपरा। मैं तो इसको छोटी परंपरा नहीं मानता, लेकिन चलिए इस पर भी समझौता कर लेता हूँ। तो वो जो परंपरा है, तो ये 2 काम किए। फिर मैंने अभी पिछले दिनों एक कोविड के समय में एक छंद शास्त्र किया, और आप लोगों को कल्पना नहीं कर सकते। वो बताऊं कि वो क्यों। ये राजस्थानी साहित्य के अंदर कुल 104 प्रकार के छंद हैं। उन 104 प्रकार के छंदों में से एक छंद है गीत, डिंगल गीत भी कहते हैं उसे। उसके ऊपर एक मनसाराम सेवक ने काम किया और उसने ये कहा कि ये इसके 82 प्रकार के ये गीत हैं। और मैंने अभी एक किताब की और उसके अंदर 186 प्रकार के गीत हैं। वाह वाह। 186 एक छंद के 186 प्रकार, और उसमें कथा महाभारत की। उसका नाम है महाभारत रूपक, जो साहित्य अकादमी से छपी है। उसको जब मैं देख रहा था तो उसमें एक गीत के बारे में एक जिक्र आया, छोटा सा एक संकेत दे दूं। वो ये था कि अहरन खड़े उसका नाम था। मैंने कहा ये क्या हुआ अहरन खड़े। फिर वो जस्ट टू कट शॉर्ट, जब बहुत ढूंढ लिया, शोध हुई, तब मुझे पता लगा कि उस छंद को पढ़ने में अधर न हिलें, आपके होठ नहीं हिलने चाहिए और पूरा छंद आपको पढ़ लेना है। तो वो कैसे संभव है? तो उसमें ये जो प वर्ग के 5 अक्षर आते हैं, प फ ब ब म और व, ये 6 अक्षर, ये 6 वर्ण की उसमें मुमानियत है, वो नहीं आएंगे। आप उदाहरण दे सकते हैं? अब अब अवान्तर प्रसंग हो जाएगा, मैं तो दे दूंगा किसी और समय। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई संस्कृत से ज़्यादा छंद भारत से बाहर तो है नहीं, तो संस्कृत से ज़्यादा और किस में हो सकते हैं? तो मैंने राधा वल्लभ जी से, त्रिपाठी साहब हमारे बहुत विद्वान आदमी हैं संस्कृत के, तो उनसे पूछा
में क्या सॉरी, संस्कृत की परंपरा में क्या इस तरह की कोई चीज़ है? तो मुझे पता लगा कि उन्होंने कहा नहीं, और ये तो मेरे लिए जानकारी है कि ये इस तरह की तुम्हारे यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ है। तो कुल मिला करके फिर मैंने लोक में संस्कृत का क्या, ये महाभारत का क्या प्रभाव रहा है, उस पर काम किया। और उसमें मैंने ये जो मेवात का जो एरिया है अलवर के पास में, वो एक पांडुन का कड़ा नाम का एक परफॉर्मेंटी एक पूरी की पूरी चीज़ है जिसको वो ढाडी करते हैं, उसको भी एडिट किया, बाँचते हैं उसको बाँचते हैं, उसको अभिनय करते हैं, उसको उसके साथ में म्यूज़िक चलता है, वो सब कुछ बहुत बड़ा वो पूरा ज़बरदस्त काम है। तो वहाँ मैंने देखा कि महाभारत में से जो महत्वपूर्ण उन लोगों को लगा, अब ये कौन करने वाला, एक सादुल्ला नाम का शायर है जिसने सबसे पहले परफॉर्म किया। लोग तो कहते हैं उन्होंने लिखा, लोक में कोई नहीं लिखता, लोक में जो लिखने वाले का नाम नहीं होता। तो जब मैं ये सब कुछ अपनी राजस्थान की रिवायत में महाभारत कहाँ है और कैसे किस रूप में उपस्थित है, ये जब सब कर चुका, तो उसी समय मुझे इस बात का इल्म हुआ कि ये एक राजस्थान के अंदर इस तरह की पेंटिंग हुई है जो महाभारत के रूप में है। वो भी छोड़ता हूँ, कितना ढूंढना पड़ा, कैसे ढूंढा, चलिए हो गया। लेकिन इसकी एक जो सबसे बड़ी बात अभी मैडम जो बता रही थी, वो ये है कि पेंटर को संस्कृत नहीं आ रही है, महाराणा संस्कृत नहीं जानते। तब नतीजा एक बीच का एक निर्णय लिया गया और एक समस्या का निदान निकाला गया, और वो निदान ये था कि पहले इसको मेवाड़ी में ट्रांसलेट कर दी जाए। तो ये जो किताब है, इसमें ये राजस्थानी में मेवाड़ी में पहले ट्रांसलेट हुई, उसके बाद इसके चित्र बने, जो ये दूसरा ट्रांसलेशन उसका, और जो तीसरा जो अब पाठक या व्यूअर जब इसको देखेंगे वो उसका चौथा अनुवाद है। अनुवाद के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ये एक बहुत सीखने की और वैसी ज़रूरत है कि अनुवाद वही नहीं होते जिनके बारे में यहाँ पर चर्चाएं जैसे इससे पहले वाले एक सत्र में भी हो रही थी। तो ये यहाँ पर जो अनुवाद हुआ है वो उसमें से चाक्षुष बिंब क्या हैं, वो आप पिक्टोरियल इमेजेस कौन सी हो सकती हैं जिसको ये पेंट करेगा। कहानी तो चलेगी लेकिन उसके साथ साथ वो घटना चलेगी, पांडव वन को चले। अब पेंटर के पास ये गुंजाइश है कि वो उनको जाते हुए दिखाए, रास्ता दिखाए, फ्लोरा एंड फौना दिखाए, कैसे पेड़ हैं, कैसा विकट रास्ता है, क्या नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, कुछ भी, सूर्य का प्रकाश है या अस्त हो रहा है। तो इस तरह से, और दूसरी तरह से एक महत्वपूर्ण काम इसमें यह भी हो सकता है कि 350 साल पहले की जो राजस्थानी थी, जो मेवाड़ी स्टाइल थी, उस पर भाषा का अध्ययन भी हो सकता है कि 350 साल में मेरी भाषा कितनी बदली। तो एक तरफ तो हम इसके मार्फत से हम अनुवाद का अध्ययन भी कर सकते हैं, और दूसरा कि ये जो चित्र जो बने, ये इन चित्रों की क्या खासियत है। अब आप देखिए, इसमें एक बात और मैम ने नहीं पूछा तो भी बता देता हूँ आपको। मैं तो वो ये है, हाँ, ये था कि ये जो 4 वॉल्यूम देख रहे हैं आप, इनमें से हमने सेलेक्ट की है, ये 500 पेंटिंग सेलेक्ट की है, ये 2500 पेंटिंग्स हैं। पर आप जब गीता को देखेंगे, अद्भुत, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि गीता में तो संवाद है, कोई कथानक तो है नहीं, कैसे पेंट की जा सकती है। लेकिन अगर गीता की 2 पेंटिंग्स हैं, वो अभी अगर आ जाए तो मैं आपको समझाऊं। बाकी पूरी महाभारत हॉरिजेंटल है और गीता जो है वो वर्टिकल है, क्योंकि उसमें सब्लिमेशन है, उसमें अध्यात्म है, और इसलिए वो हमारी मुक्ति का साधन बनती है। तो उसने ये हॉरिजेंटल पैनल पे नहीं बनाया, उसको वर्टिकल बनाया। फिर उसने पूरे के पूरे जो कैनवास है उसके 3 टुकड़े किए। ऊपर सेलेस्टियल वर्ल्ड है, सेलेस्टियल रास्ता है, देवताओं का रास्ता है जहाँ से वो फूल बरसा सके। बीच वाला जो है वो लोक है, तीसरा जो पास्ट में जो मृत्यु लोक है वो वाला लोक है।
और उसके बाद इतनी इंटीग्रेसी के साथ और इतनी सूक्ष्मता के साथ अल्लाह बख्श जब उसको पेंट करते हैं, मैं कह रहा हूँ आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह की पेंटिंग भी हो सकती है। जैसे एक उदाहरण दूं, अगर आ जाएगा तो वहाँ आप तो चलाते जाओ, 700 श्लोक हैं और अल्लाह बख्श जी ने 700 पेंटिंग बनाई है। हालांकि इस यहाँ पर मैं जोड़ दूं कि भट्ट कृष्णदास ने अनुवाद किया था। हाँ। और ये हर पेज पे, ये जैसे जैसे पेज चल रहा है आप लोग खुद ही देखिए कि एक तो पेंटिंग, मेन पेंटिंग के फ्रेम में कॉलोफोन ऊपर जो है वहाँ पर आपको, वो मेवाड़ी है, राजस्थानी है वो, ठीक है आप पढ़ लीजिए, उसके नीचे वहाँ पर आपको हिंदी अनुवाद दिख रहा है और उसके नीचे अंग्रेजी में चंद्र प्रकाश जी और आलोक भल्ला ने अंग्रेजी में किया है, वो आपको दिख रहा है। अब मैं चाहूंगी आप तो शिफ्ट करते रहो और सर आप इस पे पहचानिए। अब ये देखिए, अगर गीता का, हाँ, आपकी किस्मत है कि गीता के दर्शन हो रहे हैं। हाँ, या नहीं, आपको- 2 पेंटिंग अगर इसमें से आ जाएंगी तो मैं ये सब दिखा सारे दूंगा। चल रहे हैं, हाँ। सारे चला रहे हैं। नहीं, ये तो महाभारत चल रहा या है। आप ही पहचानना तो है। महाभारत का गीता की के पेंटिंग से लगा। भीष्म पर्व का हिस्सा है गीता तो, और गीता पर 700 श्लोकों पर 700 पेंटिंग हिंदुस्तान के अलावा तो बन नहीं सकती थी। और मुझे आप एक बहुत ही विनम्रता से एक दावा करने दीजिए कि ये हिंदुस्तान को ये गौरव भी राजस्थान ने पेश किया कि Especially ये देख लीजिए, मेवाड़। ये इस तरह से है। 10वां जो पर्व है, गीता को आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब अर्जुन नहीं मानता है और कृष्ण जब कहते हैं कि मैं अपने विराट रूप दिखाता हूँ और उस विराट रूप से तू समझ ले कि सब मरे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है, ये नहीं है। अब विराट रूप की कल्पना क्या है, शब्द में तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप उसको चाक्षुष बिंब की तरह से, जब ये जो पेंटर है जब ये इसको बना रहा है, जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या कल्पना। ये तो वो लास्ट में है सब। तो ये खंड में चल रहा है। मेरे ख्याल मेवाड़ से- शैली की तो एक शायद भगवान और कुदरत आपको शायद ये कह आगे रहे हैं। देखिए, हाँ। ये जो मेवा, ये अब आपको गीता की पेंटिंग है। किताब लेनी ये ही बस पड़ेगी। ये रोक देना है भैया, मैं इतना सा बता दूं, इसमें नीचे जो, अरे अब नहीं, वो आगे लूप चल में गया। आ जाएंगे वापस जाइए, लूप में चल रहा है। हाँ बस ये इससे आगे वाला बस। तो वहाँ देखें आप, वो ये कह रहा है कि ये जो कृष्ण कह रहे हैं, देखिए आप ये ढंग से देखिएगा नीचे वाला पोर्शन। अरे क्या कर रहे हैं आप? वो कुछ नहीं, वो आ जाएंगे सर, अच्छा, पॉज तो करना नीचे मुश्किल है। वाला पोर्शन देखेंगे आप जहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, अरे अद्भुत है। मैं कह रहा हूँ कल्पना, क्या क्रिएटिविटी होती है, ये भी आप देखें। वो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो है, मैं एक वट वृक्ष हूँ, उसके पत्ते ये हैं, फल ये हैं, उसकी मूल ये है, और उसके पत्ते जो हैं वो सारे के सारे वेद हैं। आप देखेंगे इसके अंदर, अरे क्या उसने उस रूपक को कृष्ण के साथ मिलाते हुए विराट रूप को के अंदर आपको पूरा का पूरा सामने कर दिया है। विराट रूप की सिर्फ कल्पना थी, अब तक कोई नहीं जान सकता था कि क्या दिखाया था। ये इतना बड़ा मुंह है, इतना बड़ा आकार है, ऐसा मैं सांस लेता हूँ तो सब मेरे मुंह में समा जाते हैं, सब मुझ में ही समाये हुए हैं। ये लेकिन शब्द से, ये आ गए वापस। हाँ ये देखिए, ये नीचे वो जो बता रखा है, ये है वो पेड़। इनका लूप चल रहा है, ये रोक नहीं पाते, अच्छा, नहीं इसलिए रुको। वापस वो जाते जो हैं। चारों तरफ आप ये सफेद सफेद देख रहे हैं, ये वेदों के पत्ते हैं। हाँ। तो ये इस तरह से भी डिपिक्ट कर करके आपको समझा रहा है कि उस श्लोक में क्या कहा गया है। अब तिलक हाँ, जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। आप जोड़ना चाहते ऐसा सब मेवाड़ शैली की बहुत सारी जो है वो स्पेशलिटी ये रही है कि उन्होंने इतना समय पहले उन्होंने सारी चित्रों को इस तरह से बनाया जैसे एक स्टोरी हो, अपने आप में एक चित्र पूरी स्टोरी है। उसमें उन्होंने उनके 4-5 कंपोजिशंस बनाए एक ही पेंटिंग में। आप चाहे महाभारत की उठा के देख लीजिए, चाहे रामायण की देख लीजिए। उस आर्टिस्ट ने जैसे फिल्म में एनिमेशन आप करके बनाते हैं कि ये हुआ, इसके बाद ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो उन्होंने डिपिक्ट किया उसमें बाकायदा। तो ये कमाल की उनकी कल्पना है। दूसरा जो विराट की बात अभी कह रहे थे भाई साहब, विराट में इतनी गजब की पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है जिसमें बाकायदा उन्होंने अपनी कल्पना से ये दिखाया है। जैसे जैसे आपकी पोइट्री में उन्होंने कहा कि ये मैं ये हूँ, ये दिख रहा हूँ, वो हो रहा हूँ, ये सारा यूनिवर्स मेरे में समाया हुआ है, मेरे अलावा कुछ नहीं है। जितना दफ़ा इस महाभारत के युद्ध में कोई मरा है तो वो मैं मरा हूँ, कोई नहीं मरा है। और तो ये सारा उन्होंने उसमें डिपिक्ट किया आर्टिस्टों ने। तो उनकी आप सोचिए कि दोहा पढ़ने के बाद उनकी परिकल्पना कितनी स्ट्रांग थी
क्योंकि उन्होंने जो कंपोजिशंस बनाए वो अपनी सारी इमेजिनेशन से बनाए वो दुआ पढ़ने के बाद में। तो मेवाड़ी में अगर ट्रांसलेशंस नहीं होती तो वो संस्कृत पढ़े लिखे नहीं थे, वो कैसे बनाते उसको। अच्छा, जब तक हम बात कर रहे हैं आप वापस चलाइए, क्योंकि नैनसुख राजस्थान या मेवाड़ के चित्रकार नहीं है, लेकिन नैनसुख हम लोग बन सकते हैं इनके वापस वो देखकर अला बख्श के। तो प्लीज़ आप लोग वापस वो लूप चला दो। सर, अला बख्श के बारे में कुछ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह बख्श के बारे में बहुत कुछ खोजने के बाद में भी सिवाय इस बात से अधिक मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो पाया कि वो प्यारे खां का पुत्र है। और प्यारे खां जो है वो उस लीनिएज में आता है जिसमें भाई साहब कह रहे थे ना अभी कि नासरदी, नाम उसका नासरदी है। अरे बड़ी अजीब स्थिति है साहिब, अगर हम इसको क्या बोलें। अब उसमें लिखा हुआ है ला बग स, मैं बता सकता हूँ, तो अब इसको क्या बोलें, अल्लाह बख्श बोलें। अब साहब दीन है, हमारे कुछ लोग तो खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये हिंदू है। मैं क्या बकवास कर रहे हैं आप। पर अब उन्होंने कहा साहब दीन, ये हिंदू का नाम भी होता है। तो सवाल ये, मैं कि जी आप ईश्वर के लिए ये फिरका मत डालिए कि ये हिंदू ने बनाया, ये मुश्किल। मैं क्या, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि भारतवर्ष की रामायण को मुसलमान पेंट कर रहा है और महाभारत को अल्लाह बख्श पेंट कर रहा है। हमारी गीता जो कि हमारा बड़ा ग्रंथ है, उसकी आज की तारीख तक इस तरह की टीका तो छोड़िए, इस तरह की चित्रमय टीका नहीं हो सकती। ये है क्रिएटिविटी। तो हम लोगों को तो उनको सलाम करना चाहिए। हम लोगों को ये फ़र्क नहीं डालना चाहिए। एक भी हिंदू माई का लाल बता दे मुझे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर गीता के ऊपर सिवाय एक जो गीता प्रेस गोरखपुर है ना, उसका एक कैलेंडर था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, आप लोगों ने देखा हो, रथ है और कृष्ण चला रहे हैं। उसके अलावा गीता के ऊपर एक भी पेंटिंग नहीं है। पर ये कल्पना देखिए उस आदमी की कि जो निराकार को मानता है वो साकार को पेंट कर रहा है। अद्भुत मामला है और कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ये जो हमारी धर्मनिरपेक्ष परंपरा है जिसको आजकल लोग झुटलाने पर तुले हुए हैं, ये सबसे बड़ा सबूत तो यही है। इन पेंटिंग्स को काम करने के पीछे एक अहम बात ये भी थी कि मैं जगत को बताना चाहता था कि देखो, तुम्हारी आंख में अंगुली देख करके मैं बता सकता हूँ कि ज़रा देखो, ये तुम खाली बातें करते हो, उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। पेंटर की अपनी क्रिएटिविटी है और वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उत्तम है कि वो उसे, मैं तो मोक्ष से नीचे मानता ही नहीं कि उसको मोक्ष नहीं मिला होगा। लेखक और वाचक की क्रिएटिविटी तो आपने देख ली, शब्दों से किस तरह इन्होंने खूबसूरत सी तस्वीर बना दी है। सर, मैं आपको पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, उस वक्त के पेंटर्स को आप अगर कोई वैज्ञानिक भी कहें तो कम बात नहीं है, क्योंकि कोई भी मटेरियल, आर्ट मटेरियल रेडीमेड नहीं मिलता था। उन्होंने कैसे कैसे खोज की उन रंगों की कि हम किस पत्थर को घिसेंगे या किस फूल पत्ती को जो है हम करेंगे तो वो कैसे रिजल्ट देगी और कैसे तैयार होगी। वो आज तक इतने बरसों बाद भी कोई कलर फ्लिक नहीं हुआ है, फेड नहीं हुआ है, और वो कागज़ भी हाथ से बनाते थे। तो आप सोचिए, शुरू से आखिरी तक जो उनकी एक पूरी एक परंपरा थी, वो एक बहुत बड़ी खोज थी। ब्रश भी हाथ से बनाते थे, कलर्स भी हाथ से बनाते थे, उनकी सारी जो है वो पेपर हाथ से बनाते थे, और फिर जो उन्होंने उसके रिजल्ट्स दिए हैं वो कमाल के हैं। और यहाँ मैं जोड़ दूँ कि तिलक जी अभी भी सिखाते हैं और अभी भी अपने रंग बनाते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। और मैं चाहूँगी कि कुछ समय हम रखें, आप लोग डायरेक्टली सवाल जवाब कर सकें। और अंत में फॉर्मेट कुछ भी हो, अंत में हमारा फॉर्मेट ये होगा कि कुछ दो शब्द आप लोग बोलेंगे, क्योंकि अंत में हम लोग सवाल जवाब रोक सकते हैं, आपको नहीं रोक सकते। तो मे आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज, माइक दीजिए और आप प्लीज अपने आप का थोड़ा परिचय नाम से बता दीजिए। Myself Niranjan Arya, I'm retired principal, school educationist. Speak into the mic please. I'm educationist, I was retired. मैं ये जानना चाह रहा था सीपी साहब से और तिलक गीता साहब से कि ये हिंदू मुस्लिम जब हम कभी महाभारत, गीता या मुगल कालीन या हिंदू साम्राज्य में आपके उदयपुर में हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं सुना, लेकिन 1947 के बाद और पिछले 10 वर्षों में
जिस प्रकार से सुन रहे हैं, आपको सीपी साहब अजीब सा नहीं लगता कि ये हिंदुस्तान की एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को हम दोबारा से बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये अवान्तर विषय हो जाएगा आर्य जी, और ये बहुत खतरनाक विषय है हम लोग पर। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इसके पार्श्व में जाइए, इससे पहले में जाइए। जब औरंगजेब आ जाते हैं, औरंगजेब के आते ही उसने कहा कि पेंटिंग जो है वो एंटी इस्लाम, म्यूज़िक जो है वो एंटी इस्लाम। तो ये बेचारे सारे के सारे भाग के, कोई तो पहाड़ में गया। ये जो जिसको हम पहाड़ी कलम में कहते हैं ना, वो कांगड़ा आर्ट है, हाँ। बासोली आर्ट है, ये हमारी पहाड़ी आर्ट है, जिसके बारे में ये जो बात कर रहे हैं। कला मैंने तो तो पैटर्निस्ट कहा, करने से ही मैंने तो डेवलप वापस हुई है लगा साहब हमेशा। अब जहाँ उनको प्रश्रय मिला वो वहाँ जाकर के काम करने लगे, उनके मुताबिक ही काम करने लगे, उनके सब्जेक्ट बदल गए, उनका काम करने का तरीका बदल गया। जो मुग़ल पीरियड में राजाओं को खुश करने के लिए दरबार और इस तरह की शिकारें और इस तरह के सीन बनाए जाते थे, वहाँ आप देखिए गीत गोविंद पे आपके और दूसरी जो है रसिक प्रिया पे और इस तरह के चित्र बनने लगे, जिनको देख के आप देखते रह जाओगे क्या क्या राग चित्र। रागनियाँ तो है ही। अगला सवाल, there's a hand there behind you. हाँ जी, चंद्रकांत जी, आपसे अर्ज है, ये मेरा नाम हरीश त्रिवेदी हाँ जी, है मुझे डर था कि आप और मेरा होंगे। मेरा परिचय ये है कि मैं चंद्रकांत जी का मित्र हूँ। सर थोड़ा माइक नजदीक पर। जी, ओके, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी चंद्रकांत जी, आपसे ये बड़ी नाजुक बात है कि जब आप कहते हैं कि देखिए महाभारत के चित्र एक मुसलमान ने बनाए तो हम सबका चित्त प्रसन्न हो जाता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, ये दोधारी तलवार है। मान लीजिए किसी हिंदू ने बनाए होते तो चित्रों का महत्व कम हो जाता, उनका सौंदर्य कम हो जाता। पहली बात ये है। और दूसरी बात जो और नाजुक है वो ये है, हम हिंदू क्यों चाहते हैं कि ऐसे मुसलमान हमको ढूंढ ढूंढ के मिले जिन्होंने हमारी भक्ति भावना को और पुष्ट किया हो जी, जी, किसी जी, भी प्रकार से। बिल्कुल। रसखान उसका उदाहरण है। हम कहते हैं कि इस पर 1000 हिंदुओं को वार के फेंक दें। मैंने ये नहीं कहा कि महाभारत के संदर्भ में मैंने ये बात नहीं कही हरीश साहब, मैंने गीता के संदर्भ में कही थी। लेकिन ये मैं तो ये कहता हूँ ना कि ये कितने बड़े गर्व की बात हो सकती है। ये जो इनकी जो क्रिएटिविटी है, सलाम। मैं आपको कह रहा हूँ, ये जिसका जिक्र किया इन्होंने, अगर आप आर्ष रामायण की पेंटिंग, पांडुलिपि की पेंटिंग देख लें, अगर आप अवतार चरित्र, पूरी की पूरी अवतार चरित्र की जो अगर आप पेंटिंग देख लें, जो जोधपुर के प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में मौजूद है, तो आपको दशावतार। Give the mic to him, let him ask the question. मेरा नाम अविनाश जोशी है। मैं स्वतंत्र पत्रकार और लेखक हूँ। आजकल हिंदुस्तान में अध्यात्म की बहार है, चारों तरफ रामलला की बातें होती है, और हिंदुस्तान जो है वो अमीश त्रिपाठी और देवीदत्त पटनायक को ज़्यादा फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे कूची भी है, कलम भी है, पेंटिंग भी है, पुराना इतिहास भी है, आपकी इबारतें भी है, आपकी बहुत सारी बातें भी है, इतनी सारी किताबें हैं, लेकिन हम उस आवाम तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक अमीश त्रिपाठी और देवीदत्त पटनायक पहुँच पाते हैं। ऐसी क्या कमी है हमारे इन पूरे शब्दों में या कूची में या कलम में, ये मुझे बताइए। जोशी साहब, ऐसा है कि ये जो काम, या मैं तो बहुत अकिंचन हूँ, बहुत छोटा जीव हूँ, जो मैंने किया ये काम असल में हमारी सरकारों को करने का है। 75 वर्ष हो गए। ये राजस्थान की अगर अस्मिता बन सकती थी और है, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को प्रोपोगेट किया। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारी प्रायोरिटी में वो चीज़ें नहीं हैं। दूसरा सवाल, तो वो पीढ़ी ऐसी बरगलाई हुई पीढ़ी है जिसमें आप अमीश जी का या किसी अमुक का नाम ले रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है। अब अगर कोई आपको पसंद करता है या कोई कहता है कि नहीं मुझे तो यही पसंद है, आप उसकी पसंद पर कुछ नहीं कर सकते। सवाल ये है कि ये काम जो 75 वर्षों में हो जाना चाहिए था, जो काम अगर मेरी भाषा को मान्यता मिल जाती तो हो सकता है कि सारे के सारे 7 करोड़ लोग राजस्थानी हैं, उन तक तो ये बात पहुंच सकती थी। लेकिन हमने जो रास्ता तुलसीदास को जाता था उसे रोका, जो रास्ता सूरदास को जाता था उसमें हमने दीवार खड़ी की, जो रास्ता मीरा को जाता था उस पर हमने दीवार खड़ी की, जो रास्ता महाराणा प्रताप को जाता है उस पर हमने दीवार खड़ी की।
तो ये हमारी जो पॉलिसी है, हमारे जो विचार हैं और इन लोगों का जो सोच है, वो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मुझे तो कोफ्त होती है और बार बार दया आती है। आप एक लैंग्वेज आपने नहीं बनाई, आपको क्या अधिकार है उसको मारने का? जो बाप दादों से मिली है, जो 1000 साल की एक रवायत है, परंपरा है, 350 साल की परंपरा तो आप देख रहे हैं। आप कौन होते हैं उसे मारने वाले? जबकि आप उसे जिला नहीं सकते, तो उस भाषा को मारने वाले आप कौन हैं? तो एक भाषा मरती है तो उसमें वो ज्ञान की जो परंपरा है वो मरती है, उसमें वो सारी कलाएं मरेंगी। जिस कला को मेवाड़ी के ट्रांसलेशन से जो चीज़ निकल करके बाहर आई, ये मरेंगी। और ये जब मरेगी तो फिर पीछे बचेगा क्या? सोचने का ये विषय है। आज के ये प्रसिद्ध जो है लेखक और कवि भी इंस्पायर्ड है हमारी पुरानी संस्कृति से, हमारी पुरानी सभ्यता से। उनका नया कुछ नहीं है, उन्होंने नया इंटरप्रिटेशन दिया है, लेकिन है तो वो हमारी जो है मूल उसी से निकली। अच्छा, एक समय की बात ये भी कर रहे हैं ना, हज़ारों सालों से। अब इस वक्त मंच का समय थोड़ा कम हो रहा है। किसी को अगर आखिरी सवाल पूछना है तो ज़रूर पूछिए, इनको माइक दीजिए। देवल साहब, मैं एक चीज़ तो ये कहना चाहता हूँ, आप अभी जैसे मुग़ल मुसलमान की बात कर रहे थे। मैं पब्लिक को भी ये बताना चाहता हूँ कि महाभारत हमें जो दिखाया वो राही मासूम रजा ने ही दिखाया, बाकी हम महाभारत को समझ ही नहीं पाते। और पूरी दुनिया के अगर ये नहीं आता महाभारत टेलीविज़न पे, तो शायद लोग ये पहचान ही नहीं पाते कि महाभारत है क्या। बहुत कम लोगों को पता है। और विनम्रतापूर्वक एक मेरा प्रश्न है, अभी आपने बात की महाभारत के संदर्भ में विजय, भारत और महाभारत, और आपने बताया 25,000, 50,000, 1 लाख। एक जिज्ञासा है, और जो मैंने पढ़ा है उसमें 8,800 श्लोक से जय संहिता बनती है, और 24,000 से चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता वो भारत संहिता है, और 1 लाख से वो फिर महाभारत होता है। अगर मेरी जिज्ञासा है कोई, मैंने यही कहा, आपने वो उसको इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं। ओके। मैंने कहा जय काव्य का, आपने संहिता का। मैंने कहा 25,000 तक जो बनने थे वो उसमें माने जाते हैं। उसके बाद में 50,000 श्लोक की भारत आ जाएगा। सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जय संहिता में 8,800 श्लोक वो है। तो है, वो संहिता अलग चीज है और महाभारत अलग चीज है। सर, जय संहिता, भारत और महाभारत, ये ही 3 कालक्रम है जैसा मैंने पढ़ा। जय सबसे पुराना है, लेकिन हम यहाँ बात पे करेंगे। एक प्लेन का टेक ऑफ जैसे वो होता है ना, वो होने वाला है। सर, आप अंतिम बात नहीं, आपके लिए पहले मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बोलिए। आपने धैर्य से हम लोगों को सुना। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है, माफ़ी चाहते हैं। मैं तो मेरा पेंटिंग पक्ष है साहब, मैंने तो जो कुछ भी डिपिक्ट किया है वो संभवतः कभी देखने लायक है। मैंने 10 वर्षों तक राग रागनियों पे काम किया और जो मिसिंग लिंक था वो इजाद किया। और उस पे अवश्य ही सर ये एक और सत्र करेंगे। हाँ। किसी और, चाहे जयपुर में ही करें। जी बिल्कुल। आपके म्यूजियम पे भी बात करेंगे। चंद्र प्रकाश जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे सांस्कृतिक समय में ये जो चीज़ें, ये जो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, उन चमत्कारों की स्मृति रहनी चाहिए। हम इससे हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम किसको कहेंगे? हमारी सरकार या हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय, हमारे अकेडमियाँ क्या कर रही हैं? आप बताऊं, एक सत्ता में दम होता है ना। जैसे एक देश है जहाँ के एक पेंटर ने एक मोनालिसा बना दी हुजूर, और उसको संसार के कोने कोने में बेच दिया। हम अपनी इतनी हज़ारों मोनालिसाओं को हम अपने भारत में छोड़ करके राजस्थान से बाहर नहीं भेज सके। ये सत्ता क्या करती है? सत्ता के हवाले से न तो साहित्य न कलाएं, ये उनकी प्राथमिकता में नहीं है। तो चाहिए। दूसरे करें या नहीं करें, हम लोग ही जो बैठे हैं और आपको जो सुन रहे हैं, हम लोग ही बहुत है इस मुहिम को आगे चलाने के लिए। लघु चित्र पे बात शुरू हुई थी, लघु से बहुत वृहत बात हो चुकी है। अब इस वृहत बात को और वृहत करते हैं, लेकिन इस मंच के बाद करते हैं, क्योंकि अब शायद पता नहीं किसी और का समय तो है ही, ग्रेट डिबेट का भी हो रहा है। तो इसलिए अब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।